प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी तक अपन ने चैप्टर फर्स्ट की सारी थ्योरी डेरिवेशन वो की है। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। तो आज अपन करेंगे जो अपने बुक के पीछे जो अनसॉल्व क्वेश्चन जो आंकिक प्रश्न है उनका सॉल्यूशन, क्योंकि अपना जो फिजिक्स है वो एक तरह से एक्चुअल में न्यूमेरिकल का ही सब्जेक्ट है, न कि थ्योरी का सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल है। अपन बोर्ड लेवल पे है तो अपने को बात की कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल्स ही करनी है जो अपनी बुक्स में पीछे दे रखे, बुक में जो पीछे दे रखे हैं। तो इसी बार कड़ी में सवाल है अपना पहला आंकिक प्रश्न का। आपकी देखो ये सवाल मैं बोर्ड पे लिखूंगा नहीं, आपके पास आपकी आरबीएससी की बुक है, आप उसको खोल के बैठिए और सवालों को देखिए। और सारे के साथ अनसॉल्व क्वेश्चन है। तो आपका आंकिक प्रश्न का पहला सवाल, आंकिक प्रश्न का पहला सवाल क्या दे रखा है बुक के अंदर? बोल रखा है कि वायु में एक दूसरे से, सवाल पढ़िए, वायु में एक आंकिक प्रश्न, पीछे के आंकिक प्रश्न। कौन से सवाल? आंकिक। जो बात जो पहले वाले सवाल जो ऑब्जेक्टिव जो बहुचयन जो एवरेज साइज वाले प्रश्न है अपन वो भी करेंगे, लेकिन वो इसके बाद करेंगे, पहले आंकिक करते हैं। तो आंकिक प्रश्न का पहला सवाल दे रखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखें। क्या दे रखा है? 30 सेंटीमीटर, यानी आर का मान दे रखा है। आर क्या है? दूरी। आर दूरी जो है दोनों के 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर 10⁻²। मीटर। ये हो गया। सारे मात्रक अपने कौन से लेने? सारे मात्रक एसआई मात्रक लेने। कौन से मात्रक लेने? एसआई मात्रक रखे। पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻7 कूलम तथा 3 × 10⁻7 कूलम आवेश है, तो उनके मध्य बल ज्ञात कीजिए। एक आवेश है जिसका मान देखा है Q1, कितना दे रखा है? 2 × 10⁻7 कूलम, ऐसा दे रखा है। एक दूसरा आवेश है Q2 जिसका मान दे रखा है 3 × 10⁻7 कूलम। और अपने को करना क्या है? इन दोनों के मध्य बल क्या है? इस बल का मान अपने को निकालना है। इसने बोला कि वायु के मतलब निर्वात में दो आवेश रखे जिनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और एक आवेश का परिणाम 2 × 10⁻7 कूलम है और दूसरे आवेश का परिणाम 3 × 10⁻7 कूलम है, ऐसा बोल रखा है। अपने निकालना इनके मध्य लगने वाला बल। तो अपन निकालते हैं बल। पहले बात तो बल कैसा होगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो बल का जो वो तो होगा, कौन सा होगा? प्रतिकर्षण। क्यों होगा? कि दोनों आवेश समान परिणाम, समान प्रकृति के धन आवेश और धन आवेश। तो बल का सूत्र क्या होता है? F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R²। ये कहां से पढ़ा था मैंने? कूलाम के नियम से पढ़ा था मैंने कि कूलाम के नियम में अगर दो आवेश Q1 और Q2 R दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाले बल का परिणाम होता है के Q1 Q2 अपॉन R²। ये लगा दिया सूत्र। कहां से आता है? कूलाम के नियम से। अब के का मान कितना रख दो? के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अपने को याद होना चाहिए के का मान कितना होता है? 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है? दे रखा है 2 × 10⁻7। आगे कौन है? Q2 कितना है? 3 × 10⁻7। और नीचे कितना आएगा? R यानी दूरी का वर्ग, यानी 30 × 10⁻2 का वर्ग। हल करेंगे इसको तो क्या? 9 × 2 × रख देते हैं, 9 × 2 × 3। बात करते हैं घातों की। 10⁻7 10⁻7 10⁻14 -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा? -14 प्लस 9 यानी 10⁻5। फिर नीचे क्या? 30 का वर्ग कितना आएगा? 30 का वर्ग देखो, 3 का वर्ग 9 यानी कितना हो जाएगा? 900 इंटू 10⁻4। 2 जीरो मीन 10⁻2 10⁻4 नीचे का बनेगा 10⁻2, ऊपर जाएगा बन जाएगा 10⁻+2। तो ये बन जाएगा, यानी आगे लिख रहा हूँ 9 × 2 × 3, 9 × 2 × 3। 10⁻5 ऊपर था, 10⁻5 ऊपर था, नीचे 10⁻4 100 मतलब 10⁻2 10⁻2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +2। नीचे क्या बच गया? 9। 9 से 9 गया तो क्या आएगा? 2 × 3 6 × 10⁻5 + 3 यानी 10⁻3 और न्यूटन। बात करें कैसा? तो होगा प्रतिकर्षण। बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा। तो ये तो अपना आंसर आ गया। ये अपना n कोण न्यूटन यानी 6 × 10⁻3 न्यूटन। 6 × 10⁻3 न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। क्लियर है कि नहीं? आया कि नहीं आया? फिर से रिपीट कर दूं कि दो आवेश है, उनके बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक का परिणाम ये है, एक का परिणाम ये, दोनों के बीच बल निकाल लिए। तो फॉर्मूला लगा दिया के Q1 Q2। के का Q1 का Q2 का R का मान रखा, हल किया तो आ रहा है 6 × 10⁻3 न्यूटन। और कैसा आएगा? प्रतिकर्षण। कैसा आएगा? प्रतिकर्षण का होगा। क्लियर? इसको मैं आप पोज करके नोट कर लो, आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 ये क्या बोल रहा है कि दो समान धातु के गोले, दो समान धातु के गोले, एक पर 10 माइक्रोकूलम। एक चीज बच्चों जो आपकी बुक में ये दे रखा है 10 कूलम, इसमें 10 और कूलम के बीच में स्पेस है, तो ये थोड़ी सी बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे माइक्रोकूलम है।
जहाँ भी मिस स्पेस आ रहा है यहाँ बीच में माइक्रो इसमें छपा हुआ नहीं, मेरी वाली बुक में हो सकता है कि नई बुक हो तो उसमें छपा हुआ। तो पुरानी बुक में ज्यादातर ऐसा मैंने देखा है बोर्ड की बुक्स के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, माइक्रो कुलाम। तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या देखा, इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरा सवाल है कि दो समान धातु के गोले, दो समान धातु के गोले की, दो ऐसे समान धातु के गोले मीन्स उनकी त्रिज्याएं बराबर है, मतलब धातु वगैरह सारे वो मतलब इक्वल शेप एंड साइज, यानी आकार और आकृति में क्या है, बराबर है। दो धातु के गोले 10 माइक्रो कुलाम, एक का आवेश देखा है Q1 कितना 10 माइक्रो कुलाम और दूसरा देखा है Q2 20 माइक्रो कुलाम। ऐसा अपने मान लिया, एक आवेश को Q1 मान लिया और एक को Q2 मान लिया। -20 माइक्रो कुलाम आवेश से आवेशित किए गए, एक को तो 10 माइक्रो कुलाम आवेश दिया गया है और दूसरे को -20 माइक्रो कुलाम आवेश दिया गया है, से आवेशित किए गए। तो यदि इनको एक दूसरे से संपर्क में लाकर, फिर क्या कर रहा है, इनको एक दूसरे को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात बताइए। सवाल समझ में आया कि नहीं है कि दो धातु के गोले हैं, एक के ऊपर आवेश है 10 माइक्रो कुलाम, एक के ऊपर आवेश है -20 माइक्रो कुलाम। पहले इनको किसी दूरी पर रखा, मान लो इनको पहले किसी दूरी पर रखा, ऐसा मान लो Q1 और ये Q2 और मान लो दूरी क्या R। तो इनके मध्य क्या निकालना है, ऐसा रखा, उस टाइम इनके बीच में बल लगा होगा। फिर क्या किया, दोनों को संपर्क में लाया, ऐसे दोनों को पास पास लाया, दोनों क्या करवा दिया, स्पर्श करवा दिया। क्या करा, दोनों को स्पर्श, और फिर से दूर कर दिया उतनी दूरी के ऊपर। तो देखो स्पर्श कराने पर क्या होगा, अपन ने पढ़ा था आवेशित करने की विधियों में चालन द्वारा आवेशन, कि जब दो चालक गोलों को या जो चालक वस्तुओं को आपस में स्पर्श करवाते हैं तो आवेश उन पर बराबर रूप में वितरित, समान मात्रा में वितरित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 10 तो इसके ऊपर था और 20 -20 इसके ऊपर था कुलाम के अंदर, माइक्रो कुलाम के अंदर। तो प्रत्येक पे क्या होगा, बराबर से बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा 10 माइक्रो कुलाम, मैं संख्या ले रहा हूँ सिर्फ 10 प्लस -20 बटा 2, क्या हो जाएगा 10 प्लस -20 माइनस का 10 बटा 2, प्रत्येक पे कितना आ जाएगा -5 माइक्रो कुलाम, प्रत्येक पे कितना आ जाएगा -5 माइक्रो कुलाम। यानी दूसरी कंडीशन में दोनों के ऊपर आवेश कितना है, पहले के ऊपर भी -5 माइक्रो कुलाम और दूसरे के ऊपर भी -5 माइक्रो कुलाम। और कर क्या रहा है, अपने को बताना है दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात, पहले बल क्या था और बाद में बल क्या है, इनका आप अनुपात बताइए अपना सवाल। तो आइए अब सवाल करते हैं। तो देखिए F1 कैसे निकालेंगे, मान लो ये F है, F क्या आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का मान कितना, K का मान 9 इंटू 10⁹। Q1 का मान कितना, Q1 का मान है 10 माइक्रो कुलाम। माइक्रो का मतलब बच्चों होता है 10⁻⁻6, कितना होता है 10⁻⁻6। मिली का मतलब होता है 10⁻3, ऐसे ही सेंटी का होता है 10⁻2, नैनो का होता है 10⁻9। ऐसे हम लोग ये कुछ चीजें अपने याद होनी चाहिए। यहाँ पे माइक्रो का मीनिंग क्या होता है 10⁻6 होता है, कितना होता है 10⁻6। तो यहाँ पे 10⁻6, दूसरा कितना है -20। यहाँ पे माइनस रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस से अपन क्या देखते हैं, आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो यहाँ पे बल कौन सा होगा, यहाँ पे आकर्षण का होगा, क्यों, क्योंकि ये कौन सा है धनावेश, ये कौन सा है ऋण आवेश। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 इंटू माइक्रो में 10⁻6, नीचे क्या आएगा R तो इसने कुछ बोला ही नहीं, दूरी है, तो अपन ने क्या माने वो दूरी R है। ये तो हो गया F का मान, ये क्या आ गया F का मान। ये तो था कंडीशन फर्स्ट, पहली अवस्था के अंदर। दूसरे में क्या होगा, दोनों को स्पर्श करवा रहा है, ये तो 5 माइक्रो कुलाम नहीं, ये तो 10 माइक्रो कुलाम वाला, और दूसरा कौन सा है -20 माइक्रो कुलाम वाला। दोनों को स्पर्श करवाएगा तो क्या होगा, दोनों पर आवेश बराबर रूप से वितरित हो जाएगा। यानी Q मान लो दोनों पे, इसके ऊपर आवेश मान लेते हैं, मान लो Q1, इसको बोल देते हैं अपन U1 यहाँ बोल रखा है, इसको बोल देते हैं QA, इसको बोल देते हैं QB। तो यहाँ पे QA और B पर आवेश क्या होगा, बराबर होगा, यानी QA बराबर QB। क्यों होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था चालन द्वारा आवेशन के, जब दो समान धातुओं को आपस में स्पर्श करवाते हैं तो वो दोनों समान रूप से आवेशित हो जाती है। अगर मान लो एक आवेशित है और एक अनावेशित, तो दोनों क्या हो जाएगी, बराबर से आवेशित, या पहले दोनों से आवेशित है तो दोनों के ऊपर आवेश का वितरण क्या हो जाएगा, बराबर रूप से हो जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों का, इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। औसत क्या होगा, इन दोनों का योग प्लस बटा दो, तो क्या होगा 10 प्लस -20 बटा 2, क्या हो गया 10 प्लस -20, यानी क्या बन जाएगा 10 -20 बटा 2, यानी माइनस का 5 माइक्रो कुलाम। यानी पहले के भी आवेश QA का मान भी कितना है -5 माइक्रो कुलाम, और QB का मान भी कितना है -5 माइक्रो कुलाम। तो क्या बन जाएगा, इनके बीच में बल निकालना है। तो मान लो ये बल है वो F डैश, क्या मान लेते हैं, इसको अपन ने F माना, इसको क्या मान लो F डैश। तो इस अवस्था में बल कहां से निकालेंगे, इसी सूत्र से, कौन से सूत्र से, कूलाम के नियम से, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर
से। तो के का मान कितना 9 इंटू 10 की घात 9, Q1 का मान कितना -5, संख्या लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 5 इंटू 10 की घात -6 इंटू Q2 कितना 5 इंटू 10 की घात -6, नीचे क्या आएगा आर स्क्वायर, क्या आएगा आर स्क्वायर। अब अपने क्या निकालना है कि पहली अवस्था में दूसरी अवस्था में बल का अनुपात आप बताइए। तो देखिए अपने को चाहिए एफ अपॉन एफ डैश, क्या चाहिए एफ अपॉन एफ डैश, कि प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था में बल का अनुपात। तो एफ का मान कितना आएगा, एफ का मान 9 इंटू 10 की घात 9, यहाँ पे कितना है 10 इंटू 10 की घात -6, और क्या यहाँ पे आगे 20 इंटू 10 की घात -6, 20 इंटू 10 की घात -6, और नीचे क्या आएगा ये 9 इंटू 10 की घात 9, और इंटू में क्या है 5 इंटू 10 की घात -6, आगे भी 5 इंटू 10 की घात -6। देखो ये तो पूरा गया 10 की घात -6, ये गया, ऊपर क्या बचा 10 इंटू 20 यानी 200, और नीचे क्या 5 इंटू 5 कितना बचेगा 25, तो 25 अंटे कितना होता है 200, तो क्या आएगा 8/1, तो अनुपात क्या हो जाएगा एफ अनुपात एफ डैश कितना हो जाएगा 8:1, 8:1। क्लियर आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना, पहले आवेश लिया था बल निकाला एफ का मान, फिर दोनों को स्पर्श करवा दिया तो आवेश दोनों बराबर से बढ़ गया, फिर एफ का मान निकाल लिया, एफ के अंदर एफ डैश का भाग दे दिया। क्यों दे दिया, यही तो पूछ है कि प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था में बलों का अनुपात तो बताइए। तो आंसर क्या होगा 8:1। आई होप आपको ये कौन सा था अपना सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन किनका आंकिक पर्सन्स का। ओके पॉज के नोट करो, नहीं तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एक बार, और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भुजा ए वाले संभव त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान आवेश क्यू है, त्रिभुज के बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए। ये एक संभव त्रिभुज है जिसकी भुजा ए है और ए और बी पर क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इनकी वजह से शीर्ष सी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। दिशा पूछा नहीं, मैं आपको दिशा इसकी बता दूंगा, दिशा इसमें पूछनी है। ये क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र का परिणाम पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किसका, अपनी आरबीएससी की बुक का आंकिक प्रश्न का तीसरा सवाल, सवाल नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ये बोल रहा है बच्चों ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी करवाए, जब मैं क्लास ली होगी आपने तो मैंने बीच में टॉपिक खत्म होते ही न्यूमेरिकल करवाए उसके अंदर, तो आप वहां भी देख सकते हो, वहां और भी अच्छे सवाल आपको मिल जाएंगे। बाकी ये तो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से। तो देखिए भुजा ए वाला एक संभव त्रिभुज, यानी क्या है संभव त्रिभुज है, ऐसा बोल रखा है ये भुजा ए वाला जिसकी भुजा क्या है स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, दे रखा है कि शीर्ष बी व सी पर क्या बोल रखा है, अच्छा ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। तो ए और बी पर एक आवेश रखा हुआ प्लस क्यू, यहाँ पे आवेश रखा है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू की वजह से बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, ये अपने को निकालना है। तो देखिए इसको कैसे अपन कैसे देखेंगे, ये मान लो बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम अपन ने पढ़ा था सूत्र E बराबर KQ/r², क्या पढ़ा था E बराबर KQ/r²। तो यहाँ से अपन क्या करने वाले, इस आवेश की वजह से भी हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, इस आवेश की वजह से भी हम विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, और दोनों क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ेंगे कैसे, सदिश, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश राशि है, तो इनका सदिश योग कर लेंगे। दो सदिश राशियों का वो सूत्र भी आपको आता होगा, अगर आपने मेरे वीडियो सारे देखे हैं तो उसमें मैंने सारे बता रखा है। क्या बता रखा है कि r बराबर वर्गमूल के अंदर p² + q² + 2pq cos, ये क्या होता है कि दो सदिश मान लो p वेक्टर और ये q वेक्टर अगर दोनों किसी कोण थीटा के ऊपर है, इनका परिणामी निकालने का सूत्र मान लो r इनका परिणामी है, इनका सूत्र ये होता है। तो देखिए बिंदु ए पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, उसको मैं बोलता हूँ ये बोल दूं, क्या बोल दूं, ये क्या होगा KQ/A², ए वाली दूरी, दिशा कहाँ होगी इसकी दिशा होगी इधर, कहाँ होगी इधर, ये होगी ए की दिशा। क्यों होगी, क्योंकि धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बाहर की ओर, धनावेश से विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है बाहर की ओर, त्रिज्यीय बाहर की ओर, और ऋणावेश में क्या होता है विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय अंदर की ओर होता है, त्रिज्यीय
अंदर की ओर होता है, तो ये बाहर की ओर। इसी प्रकार बी की वजह से क्या होगा, इसी प्रकार में क्या लिख दूं, ईबी। आप लिख सकते हो बी पर स्थित आवेश क्यू के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र, इसको मैं लिख रहा हूँ ईबी। क्या लिख रहा हूँ, ईबी। बोलो क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। दिशा कहाँ होगी उसकी, इधर होगी, ये हो जाएगा ईबी। ये क्या हो जाएगा, ई बी, यानी इसको मैं बी बोल रहा हूँ। अब देखिए इसका परिणाम इतना है, इसकी दिशा कैसे है, इसकी दिशा ए से सी और इसकी दिशा क्या है, बी से सी। अब ये कोण कितना होगा, ये कोण होगा, क्योंकि ये कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कहां से आया 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों क्या होता है, 180। ये अपने को बातें आनी चाहिए, अपने 10th क्लास से समझने पड़ी है भाई, बायो से चाहे मैथ से समझने पड़ी है ना। तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो अपने क्या करना है, दो सदिश जो एक दूसरे 60 डिग्री पर और उनका परिणाम बराबर जोड़ लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये बराबर क्या आ रहा है, ईबी। तो इसको मैं थोड़ी देर के सिंपल ई मान लूं, और ई किसके बराबर है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ई ए व ईबी परिणाम में तो बराबर और दिशा में क्या है, विपरीत है। ई और ईबी परिणाम में बराबर, दिशा में क्या है, विपरीत है। तो मैं इसको थोड़ी देर के ई मान लिया, और उस ई का परिणाम है क्या, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर के बराबर है। तो करना क्या है, वही सूत्र लगाना है, ई नेट, मतलब बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र नेट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना आ रहा है, बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, उसको मैं बोल रहा हूँ ई नेट। क्या बोलूंगा, ई नेट। क्या होगा, वर्गमूल के अंदर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी इंटू साथ में क्या आएगा, कोस थीटा आ रहा है। वही आर बराबर वर्गमूल के अंदर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कोस थीटा वाला सूत्र, जो अपन ने 11th क्लास के चैप्टर सेकंड में सदिश वाले में ड्राइव किया था। तो क्या जब ये का मान, देखो अपने क्या मान रखा है, ये भी ई माना अपन ने भाई, दोनों बराबर परिणाम है। ये भी ई माना, का वर्ग प्लस 2 ई इंटू ई क्या बन जाएगा, ई इंटू यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल के अंदर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू कोस 60 कितना होता है, 1/2। 2 से 2 गया तो क्या बचा, वर्गमूल के अंदर 2 ई स्क्वायर, 1 ई स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 3 ई स्क्वायर, तो क्या बचेगा √3 ई। और ए का मान कितना है, ए का मान क्या है भाई, ए और ई भी परिणाम में बराबर है, इसके बराबर है, ये आएगा √3 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। और चाहो तो आप के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हो, तो क्या बन जाएगा ई नेट। अगर आप के का मान लिखते हो क्या, √3, नीचे के का मान कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसकी जगह, के की जगह क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा तो ये बन जाएगा √3 के क्यू अपॉन नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ये आ रहा है √3। इसको √3 को बुक में इसके साथ लिखा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर। बुक में यहाँ पे मेरी जो बुक है, पुरानी बुक है, उसमें ए स्क्वायर नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, सिर्फ ए दे रखा है, वो मिस प्रिंटिंग है। आप उसको भी सही कर लेना अपनी बुक के अंदर। तो √3/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। अगर बात करें दिशा की, तो दिशा कहाँ आएगी भाई, ये दोनों परिणाम है बराबर, तो दिशा कहाँ जाएगी, इनके जस्ट इनके बीच से ऊपर की ओर, मतलब ए बी के लंबवत। ए बी के, अगर मैं इसको बढ़ा दूं ऐसे, तो ए बी के लंबवत। अगर आपसे दिशा, सवाल में दिशा पूछी नहीं है, अगर दिशा पूछ ले तो क्या आएगी, ए बी के लंबवत। ए बी के लंबवत का अपना साइन लगाता हूँ यहाँ पे 90 डिग्री पे, ए बी के लंबवत अगर पूछे तो, लेकिन सवाल में दिशा पूछी नहीं है, तो इसको हटा देता हूँ। क्लियर। ये तो आपका सवाल नंबर 3 का हल। आगे आते हैं सवाल नंबर 4 में, जो अच्छा सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें आपने थोड़ी बहुत 11th की फिजिक्स भी काम आएगी, जो आपने तरलवाल जो चैप्टर पढ़ा था वाला, उत्प्लावन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या है, आइए आप इसको नोट कर लो, फिर सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं और हल करते हैं। अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल कई बार AIEEE वगैरह, नीट वगैरह में पूछा भी जा चुका है वैसा। देखिए इधर, क्वेश्चन नंबर 4, दो एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया। क्या बोला है कि दो एक समान आवेशित गोले, जैसा सवाल बोलता है वैसा करना है। दो एक समान आवेशित, दो गोले समान रूप से आवेशित है, उनको बराबर डोरियों से, बराबर लंबाई की डोरियों से बांध के लटका दिया। इसको क्या बोलते हैं, हिंज करना, फिक्स करना।
कि कोई दीवार है मान लो, वहां से दो डोरियां ली, ऐसे लटका दिया, ऐसे लटका दी, एक गोला ये और एक गोला ऐसे लटका दिया। अब दोनों पे क्या समान आवेशित है, तो क्या होगा, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो क्या होगा, ये दोनों दूर दूर भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे, क्योंकि समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। तो होगा क्या, जैसे इनको अपन छोड़ेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। एक गोला इधर आ जाएगा और एक गोला इधर आ जाएगा। तो मान लो ये गोला और ये गोला दोनों समान रूप से आवेशित है, तो मान लेते हैं इसके ऊपर आवेश Q है, इसके ऊपर आवेश क्या है, Q। अगर आवेश होगा तो इसका द्रव्यमान भी होगा, क्योंकि बिना आवेश के द्रव्यमान का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई आवेशित, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी है। आवेश होने के लिए द्रव्यमान जरूरी है, लेकिन द्रव्यमान होने के लिए आवेश का कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, लेकिन इसका न्यूट्रॉन को अपन क्या मानते हैं, उदासीन मानते हैं, अनावेशित मानते हैं। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। तो ऐसा ही इसका द्रव्यमान मान लो m है, इसका द्रव्यमान मैं क्या मानता हूँ m है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं l, इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं l, ठीक है। और इनके बीच में कुछ कोण दे रखा है, इनका दे रखा है, डोरिया परस्पर 30 डिग्री कोण बनाती है। कि डोरिया है जो आपस से कितना कोण बना रही है, कि डोरिया आपस में 30 डिग्री का कोण, यानी ये वाला जो कोण है कितना बना रही है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब आगे देखिए, जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के दरों में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यानी क्या कर रहा है, ये पहले किसी हवा में था, निर्वात में था, इसी सेम सिस्टम को, इसी निकाय को उठा के इसी द्रव में डाल दिया, जिसका घनत्व है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व मतलब द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई आयतन पर स्थित द्रव्यमान को बोलते हैं घनत्व। मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, लटका दिया। तब भी वही कोण होता है, रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व, जो गोला है वो जिस पदार्थ से बना है उसका घनत्व आपको दे रखा है 1.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तब द्रव का परावर्तांक बताइए। तो जिस द्रव में इसको लटकाया गया है, जिस द्रव में इसको डुबोया गया है, उस द्रव का परावर्तांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, इसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं। यानी अपने को किसका मान निकालना है, अपने को मान निकालना है एप्सिलॉन आर का मान। वी हैव टू कैलकुलेट, अपने को एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना है, निकालना, जो भी आप समझो, लेकिन एप्सिलॉन आर ज्ञात करना है, बात ये है। तो देखिए, अब देखिए ध्यान से, पहला केस में द्रव ये है, मैं किसमें बात कर रहा हूँ, हवा में द्रव में इसको नहीं लटकाया है, तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे बल लग रहा होगा mg, क्या लग रहा होगा नीचे mg। इनके बीच की दूरी कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी, तो ये दूरी मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी अपन मान लेते हैं x, मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, ये दूरी मैंने मान ली x, कितनी मान ली वाली दूरी x। तो इनके बीच में बल लगेगा कौन सा, विद्युत बल, क्योंकि दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, F। दिशा कहाँ होगी उसकी, इधर होगी। क्यों होगी इधर या इधर होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों समान रूप से आवेशित है और समान प्रकार के आवेशों के मध्य बल लगता है प्रतिकर्षण का। तो मान लेते ये F इधर लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट यहाँ तक। अब इस डोरी से अपन ने कुछ द्रव्यमान लटका रखा है, तो डोरी में क्या आएगा, तनाव बल। क्या आएगा, तनाव बल। जैसे मान लो ये कोई डोरी है, नीचे आप लटक गए इसके ऊपर, तो डोरी क्या होगी, खींचेगी। मान लो आपका द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, आपका द्रव्यमान होगा कितना मान लेते हैं, आपका द्रव्यमान 50 किलो मान लेते हैं, 50 किलो, ठीक है, और आप यहाँ लटक गए, तो डोरी में तनाव कहाँ होगा, ऊपर की ओर। देखो तनाव की दिशा कैसे निकालनी, जहां भी आपको तनाव की दिशा निकालनी हो, मान लो आपको यहाँ निकालनी, तो आप क्या करो, यहाँ बैठ जाओ और यहाँ से छत्ता खोल दो। क्या खोल दो, छत्ता, छत्ता होगा ना, छत्ता जो अपन बरसात में लगाते हैं, छत्ता खोल दो ऐसे, तो दिशा कहाँ आएगी, ऊपर की ओर, और यहाँ का होगी नीचे की ओर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तनाव बल। क्या बोलते हैं, तनाव बल। तो यहाँ भी तनाव आएगा, तो तनाव को मानते टी है, तनाव कितना मानते, इसके अंदर टी मान लेते। क्यों माना, दिशा का ऊपर, क्योंकि नीचे अपन ने क्या लटका रखा है, द्रव्यमान लटका रखा है, तो इसमें तनाव आएगा टी, उसको मान लिया अपन टी। अब देखिए यहाँ से मैं खींच रहा हूँ एक लाइन, ऐसे लाइन, ये क्या खींच रहा हूँ मैं, इस वाले कोण का समद्विभाजक। क्या खींच रहा हूँ, इस वाले कोण का समद्विभाजक। अगर ये पूरा कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये वाला कोण हो जाएगा 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अब देखिए मैं इस लाइन के समांतर लाइन खींच रहा हूँ, जो यहाँ से mg से पास होगी, तो ये कोण भी कितना आएगा, तो बच्चों ये कोण भी होगा, कितना डिग्री होगा, ये कोण भी होगा 15 डिग्री। कितना होगा, 15 डिग्री। दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो देखो मैं लिख रहा हूँ, ये कोण भी होगा कितना डिग्री, 15 डिग्री। कितना होगा, 15 डिग्री होगा। अब देखिए इस तनाव के अपने दो घटक करने, कितने घटक करने, दो। कि ये टी है, तो इसके साथ इधर क्या आएगा, इधर तो आएगा थीटा के साथ, तो क्या आता है, कोस आता है। थीटा के साथ क्या आता है, कोस आता है। तो ये बन जाएगा
टी कोस थीटा, कितना बन जाएगा टी कोस थीटा ऊपर की तरफ। इधर कितना आएगा, इधर आएगा टी साइन थीटा। इधर क्या आएगा, इस दिशा में क्या आएगा टी साइन थीटा। कोई डाउट इसके अंदर? अगर ये संतुलन में, इसने बोला है साम्य अवस्था में, किसने बोला है साम्य अवस्था में, नहीं बोल रखा, ठीक है लटकाया गया, तो इतना कौन बढ़ाते, संतुलन में होगी तो कौन बढ़ाएगी ना। तो अगर ये साम्य अवस्था में है तो जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही क्या लगेगा नीचे, जितना बल दाईं तरफ उतना ही किधर होगा बाईं तरफ। तो क्या लिखेंगे संतुलन अवस्था में या फिर साम्य अवस्था में। किसमें, साम्य अवस्था में क्या आएगा टी साइन थीटा बराबर एफ ई, टी साइन थीटा बराबर एफ ई। एफ ई मतलब ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल। तो देखिए टी साइन थीटा विद्युत बल क्या होता है के क्यू वन क्यू टू, मतलब दो आवेशों का परिणाम है के क्यू वन क्यू टू। देखो क्यू इंटू क्यू क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर, क्या बन जाएगा यहाँ आएगा के क्यू स्क्वायर, और इनके बीच की दूरी कितनी मान रखी है अपने एक्स, तो एक्स का वर्ग। समीकरण नंबर इसको बोल देते हैं एक, बोले समीकरण नंबर इसको बोल देते हैं एक। क्लियर यहाँ तक? ये क्या कर रहा हूँ संतुलन में कि जितना बल दाईं तरफ उतना ही बाईं तरफ। दाईं तरफ कितना है तनाव का घटक टी साइन थीटा, कैसे आएगा, ये मान लो तनाव है टी, ये कौन कितना है थीटा, और ये कितना टी, तो थीटा के साथ क्या आता है कोस, तो टी कोस थीटा, उसके लंबवत क्या आता है टी साइन थीटा। तो ये थीटा देखो यहाँ 15 डिग्री है, थीटा यहाँ पे कितना डिग्री है 15, तो अपन थीटा का मान भी रख देते हैं कितना 15 डिग्री, कितना डिग्री 15 डिग्री, यहाँ पे कितना रख देते हैं 15 डिग्री। क्लियर, थीटा का मान दे रखा है, ये 15 डिग्री, इधर टी साइन 15, इधर टी कोस 15। ऊपर क्या होगा टी कोस 15 बराबर क्या आएगा नीचे एम जी, इसका द्रव्यमान, इसका भार। ऊपर टी कोस 15, नीचे क्या आ जाएगा एम जी, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। क्यों भाग दे दे, क्योंकि अपने को टी का मान पता नहीं है, टी अपन ने माना है, टी अपन ने माना है, तो टी क्या हो जाएगा यहाँ से कट जाएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या लिखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर क्या आएगा टी साइन 15 बटा नीचे क्या आएगा टी कोस 15 बराबर ऊपर क्या है, ऊपर है के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हूँ, नीचे लिखा हूँ एम जी। तो देखिए टी से टी कट गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, सबने पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, साइन थीटा अपॉन कोस क्या होता है टेन थीटा, क्या बन जाएगा टेन 15 डिग्री, कितना बन जाएगा ये बन जाएगा टेन 15 डिग्री। तो यहाँ लिखा हूँ मैं ऊपर टेन 15 डिग्री बराबर टेन 15 डिग्री बराबर, देखिए क्या बन जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा एम जी, तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो बन जाएगा के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आएगा एम जी। तो ये बन जाएगा आगे के टेन 15 डिग्री बराबर टेन 15 डिग्री बराबर के क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर एम जी। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए फिर क्या कर रहा है, इसी को उठा के किसी दूसरे दरों में डुबो रहा है, लटका रहा है, जिसका आपको क्या दे रखा है घनत्व दे रखा है, और कोण वही रहता है। कोण वही रहता है मतलब ये दूरी भी वही रहेगी, लेकिन तनाव क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। देखिए होता है कैसे, मान लो अपने पास कोई पत्थर या जो भी मान लो कोई गेंद या कोई भी कपड़ा है, उसको अपन जैसे मान लो बॉल है फुटबॉल है, और फुटबॉल को अगर बाल्टी के अंदर डुबोए तो क्या होगा, पानी भी उसके ऊपर एक ऊपर की ओर बल लगाएगा, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्प्लावन बल। निकलता कहाँ से, आर्किमिडीज सिद्धांत से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। उस बल का मान होता है वी रो जी, कितना होता है वी रो जी। समझ आ रहा है कि जैसे मान लो बाल्टी है, बाल्टी मान लो पानी भरा है और आप इसमें बॉल डुबो रहे हैं, तो क्या करेगा पानी भी बॉल के ऊपर की ओर बल लगाएगा, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये अगर ये जिस द्रव में डुबो रहे हैं वो द्रव इन गोलों के ऊपर की ओर बल लगाएगा, तो डोरी में तनाव का मान क्या हो जाएगा परिवर्तित हो जाएगा, इन पहले से कम हो जाएगा। अब कितना होगा अपने को पता नहीं, तो मान लेते हैं कि डोरी में तनाव इस टाइम टी डेस है, कितना है टी डेस, ऐसा मान लेते हैं। तो सेकंड केस के अंदर, केस सेकंड के अंदर क्या होने वाला है, इसी को उठा के वापस किसी द्रव में डुबो दिया, किसी द्रव में डुबो दिया, उस द्रव का घनत्व आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, यानी ऐसे किसी द्रव में उसको डुबो दिया, उस द्रव का घनत्व दे रखा है आपको एल, मैं इसको बोल रहा हूँ एल। एल फॉर लिक्विड, रो होता है घनत्व का संकेत, आप सभी जानते होंगे। कितना दे रखा है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और जो गोला है उसका घनत्व देखा आपको रो एस। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ स्फीयर, इस गोले का एस मतलब स्फीयर गोला, ये देखा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो जैसे इसको द्रव को गोले के अंदर डबोए, इस गोले को, इस व्यवस्था को किसी द्रव के अंदर डालेंगे तो द्रव भी इसके ऊपर की ओर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो मान लेते हैं इस अवस्था के अंदर डोरी में जो तनाव वो टी डेस है, डोरी में तनाव क्या है, टी डेस, लेकिन इसने बोला कोण वही रहता है, ये सवाल में बोला गया कि कोण वही रहता है। तो मान लेते हैं ये कोण कितना 30 डिग्री होगा, तो ये कोण कितना आएगा, ये कोण वापस से कितना आने वाला है, ये कोण वापस से वही आएगा 15 डिग्री, कितना आएगा 15 डिग्री। तो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे बल mg लग रहा होगा, ये तो सबको पता है, नीचे mg लगता है। जो भी भाई नीचे क्या होता है, भार बल, भार क्या होता है w, w बराबर क्या होता है mg, और कोई वस्तु, और g क्या होता है गुरुत्व त्वरण, जिसका मान आप सब जानते कितना होता है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गणना को आसान बनाने के लिए न्यूमेरिकल्स में अपन इसको कितना लेते हैं, लगभग 10 मान लेते हैं, 10 की घात 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 9.81 लगभग किसके पास में जा रहा है, 10 के पास में जा रहा है। तो देखिए अब नीचे, अब ये आवेशित भी वही है, तो इसके ऊपर आवेश कितना है Q, इसके ऊपर आवेश कितना है Q, तो इनके बीच में बल क्या लगेगा, विद्युत बल F भी लगने वाला है। तो F इधर, इधर क्या आएगा तनाव का घटक, मान लो तनाव क्या है T डेश, इधर क्या आएगा T डेश साइन 15, कितना आएगा T डेश साइन 15, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा T डेश कोस 15, T डेश कोस 15 डिग्री, ये वाला ऊपर। तो वही अगर ये संतुलन में है तो जितना बल ऊपर उतना ही क्या रहेगा नीचे, तो और जितना साइड दाईं तरफ है उतना ही क्या होगा बाईं तरफ, तो यानी टी डेश साइन 15, टी डेश साइन 15 बराबर क्या आएगा, बराबर आएगा एफ ई, और एफ ई का मान कितना ये निकाल रखा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जितना बल ऊपर उतना ही नीचे, तो क्या आएगा टी डेश कोस 15 बराबर नीचे क्या आएगा एम जी, क्या आएगा एम जी, वही मान लो। देखो इसको आप समीकरण नंबर 3 देके छोड़ दो, समीकरण नंबर 3 इस वाले को, इसको बोलो समीकरण नंबर 4, इसको बोलो समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि टी डेश का मान अपने को पता नहीं है, इससे अपना एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा, जैसा अपने पहले यहाँ पे किया था, इस जगह पे किया था। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर 10 बन, क्या बन जाएगा 10, टी डेश से टी डेश गया, साइन 15 अपॉन कोस 15 क्या बन जाएगा टेन 15, कितना बन जाएगा 10 15 डिग्री बराबर नीचे क्या आ जाएगा वही सेम के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी। लेकिन यहाँ पर बच्चों के क्यू स्क्वायर नहीं आएगा, बात सही है, के क्यू स्क्वायर तो आएगा, लेकिन यहाँ पर ने क्या कर दिया, इसको किसी माध्यम में रख दिया। तो माध्यम में बल क्या होता है, ये तो निर्वात में होता है, ये तो क्या होता है भाई एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, किसमें होता है निर्वात में। तो माध्यम में रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा एप्सिलॉन आर से गुणा और हो जाएगा, ये तो बन जाएगा टी डे साइन 15 बराबर के का मान, यहाँ पे रख दो चाहो तो कितना के का मान रख दो, काम आएगा के का, तभी तो काम, क्योंकि अपने निकालना क्या है परावर्तन, यानी एप्सिलॉन कहीं ना कहीं दिखना चाहिए। तो के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए यहाँ रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी, ये समीकरण नंबर 3। यहाँ क्या रखने वाले उसकी जगह एफ यानी विद्युत बल, और वो विद्युत बल का मान क्या होगा के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन आर, आर होगा समझ में, मैंने माध्यम बल आपको बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या होता था माध्यम की विद्युतशीलता, और इसकी जगह अपन लिखते थे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर लिखते थे, तो वही मैंने यहाँ पे किया है। और साथ में क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो समीकरण, ये समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 में 5 का भाग देंगे तो बाईं तरफ तो टी डैश साइन 15 अपॉन टी डैश कोस 15 कितना आएगा 10 15, इधर कितना आएगा, इधर आएगा इसमें इसका भाग दो, इसमें इसका भाग, तो क्या आएगा ये आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में क्या आएगा ऊपर, यानी यहाँ से दूरी कितनी है एक्स स्क्वायर, अपने क्या मान रखी है आर, तो फॉर्मूला बताया था, ये दूरी अपने कितनी मान रखी है एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या इनटू में नीचे एक्स स्क्वायर हो रहा है 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, तो बन जाएगा एप्सिलॉन आर एक्स स्क्वायर एम जी। समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 5 में समीकरण नंबर 6, यहाँ तक कोई डाउट, समीकरण नंबर 6। अब करना कुछ नहीं, समीकरण 3 इसको बोल दिया समीकरण नंबर 3, इसको बोल दिया समीकरण नंबर 6। समीकरण 3 और 6 को देखिए, दोनों का लेफ्ट बराबर है, ये भी 10 15 के बराबर है, ये भी 10 15 के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा, क्यू स्क्वायर, ठीक है,
तो आप यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसको मैं आप करना कुछ नहीं, दोनों को बराबर करना और हल करना कुछ नहीं। यहाँ तक समझ आपको आ रहा होगा बच्चों। एक मिनट, सॉरी मेरे थोड़ी सी गलती हो गई। इसको मैंने दरों में डाला है, इसमें डाला है, दरों में डाला, ऊपर की ओर एक बल और लगेगा यू, जिसको मैं आपको बता ही रहा था पहले, यू उत्प्लावन बल। क्या लगेगा? उत्प्लावन बल यू। उस यू का मान होता है बच्चों वी रो जी। क्या होता है? वी रो जी। जहां पे वी क्या होता है? उस ठोस वस्तु द्वारा, जैसे अपन बॉल को, फुटबॉल को किसी बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं, तो वो बॉल बाल्टी का कितना पानी हटा रही है, यानी ठोस द्वारा, आप लिख लो इसको, इस वी रो जी। वी होता है ठोस द्वारा द्रव का हटाया गया आयतन, रो होता है उस द्रव का घनत्व जिस घनत्व में अपने किसी ठोस वस्तु का किसी वस्तु को डाला, और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे यही से बताऊंगा, सॉरी गलती होगी मेरे थोड़ी, ऊपर जाओ पहले बताओ, उसको लिखना भूल जाएगा। यू उत्प्लावन बल, क्योंकि इसको द्रव में डाला है ना, तो देखो ऊपर क्या लग रहा है, एक तो ऊपर लग रहा है, तो यू लग रहा है। क्या लग रहा है? यू। क्या लग रहा है? यू प्लस टी डेस cos 15 बराबर किसके होगा? ये एम जी के बराबर होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? टी डेस cos 15 बराबर एम जी माइनस यू, एम जी माइनस यू, जहां पे यू क्या है? उत्प्लावन बल। क्या है? उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। ठीक है, जिसका मान कितना होगा? वी रो जी। आपने साइड में कॉपी में लिख लेना वी रो जी, जहां पे वी होता है उस ठोस द्वारा द्रव का हटाया गया आयतन, रो होता है उस द्रव का घनत्व जिसमें अपने उसको ठोस को डुबोया है, और जी डेंस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो देखिए अब देखिए यहां से क्या बन जाएगा? इधर ले गए, इसको बोलो समीकरण नंबर 4, ये समीकरण नंबर 5। अब जो समीकरण 4 में 5 का भाग, समीकरण 4 में 5 का भाग आप दे दो, समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर टी डेस साइन 15, टी डेस कोस 15 क्या बन जाएगा? टेन 15, टेन 15 डिग्री बराबर नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में जाएगा एम जी माइनस यू। ठीक है, इसको बोलो समीकरण नंबर 6। आया समझ? यू कहां से आ रहा है? जैसे इस द्रव को डुबोया तो द्रव भी एक बल लगा है ऊपर के, उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, उसका मान होता है वी रो जी। आप यहाँ पे नोट कीजिए, इसको यहाँ से उठाऊंगा इसको, तो थोड़ी सी स्पेस, अपना बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसको भी चेंज करेंगे थोड़ी देर अंदर। ठीक है, आगे चले जाओ और देखिए आइए बच्चों। अब करना क्या है? समीकरण इसको उठा रहा हूँ मैं, आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा। समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या लिखोगे? समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व समीकरण 6 से इन दोनों का लेफ्ट क्या है? बराबर, तो राइट भी क्या होना चाहिए? बराबर। क्या लिखेंगे अपन? लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आएगा? एम जी एक्स स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए इसके बराबर। इसके बराबर मतलब इसको हटा रहा हूं यहां से, क्यू स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और साथ में क्या है? एम जी माइनस यू। अब ध्यान से देखिए, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, तो बचा क्या? और यहाँ पे साथ में एक्स स्क्वायर करना नीचे, ये दूरी एक्स स्क्वायर, समीकरण 6 में एक्स स्क्वायर गया, तो साथ में एक्स स्क्वायर दूरी भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो बचा क्या? 1/mg, 1/mg बराबर क्या होता है? 1/mg माइनस यू। अब पूरे को साफ कर रहा हूँ अच्छी तरह से, mg माइनस यू। तो देखिए इसको ऐसा लिख दूं, वजह कर दो इसको इससे और इसको इससे, क्या बन जाएगा? mg माइनस यू बराबर क्या आएगा? mg आएगा। अब m क्या है? उस गोले का द्रव्यमान, द्रव्यमान यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन इसको निकालने के लिए एक दूसरी चीज दी है, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान क्या हो जाएगा? घनत्व इंटू आयतन। आयतन किसका? गोले का। घनत्व भी किसका? गोले का। एस मतलब स्पेन, तो यहाँ द्रव्यमान किसका? यहाँ पे गोले का ही है। तो क्या आ जाएगा? देखिए एम की जगह पर लिखने वाले हैं रो एस। क्या लिखेंगे? रो एस इंटू वी एस, मतलब गोले का घनत्व, गोले का आयतन इंटू जी, और यू क्या होता है? वी रो जी, वी रो जी। यहाँ पे वी क्या होता है? उस गोले द्वारा द्रव का हटाया गया आयतन। तो गोला उतना ही आयतन हटाएगा जितना आयतन गोले का है, तो ये भी अपन क्या लिखेंगे? गोले का ही आयतन, गोले का आयतन। यहाँ पे घनत्व किसका लेंगे? उस लिक्विड का, उस लिक्विड का।
जिसमें इसको डुबोया उस द्रव का, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है एल, एल मतलब उस घनत्व का, उस द्रव का घनत्व, और यहाँ पे क्या आएगा mg, क्या आएगा mg, और mg क्या लिखना है वही रो एस, रो एस मतलब गोले का घनत्व, गोले का एस मतलब स्पेयर घनत्व का, वो गोले का घनत्व इनटू वी एस गोले का आयतन इनटू जी। ध्यान से देखें, देखिए यहाँ पे वी एस कॉमन, जी जी यहाँ से कॉमन, तो क्या है यहाँ से वी एस तो आ गया कॉमन, वी एस तो आ गया कॉमन, और साथ में यहाँ एक चीज और बचा, ये भी तो बचा है एप्सिलॉन हाफ, ये भी इधर गुणा रहेगा, ये इधर गुणा, कहाँ गुणा होगा, क्या हो गया इसमें, इधर गुणा क्या कुछ नहीं, देखो ये छूट गया ऐसे, एप्सिलॉन आर एम जी माइनस यू बराबर एम जी, वही एप्सिलॉन आर एम की जगह इसका घनत्व गोले का क्या द्रव्यमान क्या आएगा रो एस इंटू वी एस इंटू जी माइनस वी एस रो किसका द्रव का इंटू जी बराबर क्या आएगा बराबर एम, एम किसका गोले का आयतन द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है आप जानते हो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो यहाँ से क्या आएगा इसकी जगह वी एस और यहाँ पे क्या आएगा रो एस इंटू यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा, क्लियर यहाँ तक, तो ये बन जाएगा देखिए रो एस गोले का घनत्व, यहाँ पे वी एस रो एस, तो देखिए यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है वी एस, यहाँ से कॉमन, यहाँ से वी एस, एक बार मैं इसमें इन डालता हूँ, एक बार देखिए बच्चों यहाँ से वी एस कॉमन और जी कॉमन, तो क्या वी एस जी तो आ गया कॉमन, एप्सिलॉन ऐसा कैसा, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है वी एस जी कॉमन आ गया और रो एस कॉमन, तो यहाँ पे बचा रो एस, क्या बचा रो एस मतलब रो एस है यहाँ पे गोले का घनत्व, इंटू में क्या आएगा, इंटू में यहाँ से ये कॉमन आ गया कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आएगा रो एल, इधर क्या आ रहा है सिर्फ इधर वी एस रो एस इंटू जी, देखिए वी एस रो एस से वी एस देखो वी एस से वी एस गया और यहाँ से जी भी कॉमन, तो जी भी यहाँ से क्या आ जाएगा जी कॉमन, तो जी से जी गया, वी एस से वी एस गया, तो रो एस यहाँ पे बच जाएगा, रो एस यहाँ पे ऐसे कैसे बच जाएगा, देख क्या बचा यहाँ बचा एप्सिलॉन आर रो एस क्या है गोले का घनत्व, और रो एल क्या है उस द्रव का घनत्व बराबर क्या आएगा यहाँ से रो एस, तो यहाँ से एप्सिलॉन आर क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन आर यहाँ से बन जाएगा रो एस माइनस रो एल, और ये बटे में देखो रो एल, भाई ये इधर है, ये क्या है रो एस इधर, तो रो एस के बटे में क्या आ जाएगा रो एस माइनस रो एल, रो एस माइनस रो एल, रो एस क्या है गोले का घनत्व जो सवाल में देखा है कितना 1.6, ये क्या है 1. रो एस मतलब गोले का घनत्व, और रो एल जिस घनत्व में उसको डुबोया उसका घनत्व कितना देखा 0.8, तो कितना आ गया 1.6 माइनस 0.8 क्या हो जाएगा 0.8, तो क्या आ गया 16 बटा 8, पॉइंट से पॉइंट तो गया ना, तो कितना आएगा 2, तो एप्सिलॉन आर का मान आ जाएगा 2, कितना आएगा एप्सिलॉन आर का मान 2। सिंपल यहाँ पे एक ही बात याद रखनी है कि ऊपर की ओर बल लगेगा उत्प्लावन बल टी डेस कोस 15 के साथ यू और आ जाएगा, और यू का होता है वी रो, ये सवाल है, और बाकी इसमें चेंज नहीं, थोड़ा बहुत अपना मार्केट थोड़ा मिस्टेक कर दिया, बाकी मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। अच्छा तो ये आप वी रोज याद रखो, जहाँ पे वी क्या होता है ये उत्प्लावन बल निकालने का सूत्र होता है, इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा 11th क्लास के फिजिक्स के बुक में, तो वो आपको आप अभी तो इसको सीधा याद कर लो, अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर ये चीजें आनी चाहिए, क्लियर यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो एप्सिलॉन आर क्या है उस द्रव का परावर्तन, कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, क्लियर। आगे चले, आगे एक सवाल करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वैसे क्वेश्चन नंबर 5 मैंने एक वीडियो में पहले भी करवा दिया है, मैंने उसमें मैंने बोला कि नेट जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये अपना जो सवाल है 2004 में पूछा गया था और जेई में 2018 के अंदर भी पूछा गया, तो इस सवाल को मैंने वहां करवा दिया, लेक्चर नंबर होगा 5 या 6 उसमें देखने का लिख रखा है, टाइटल क्या उसका नीट जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक वीडियो अपना इसी के अंदर, इसी चैप्टर फर्स्ट के अंदर। फिर मैं आपको समझाता हूँ, जो जिन्होंने मान लो वीडियो नहीं देखा तो भी आप देख लीजिए। सवाल क्या है कि दो समरूप
दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी, दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित है, बी व सी समान आवेश से आवेशित है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करती है जब उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। मतलब क्या है, देखो सवाल ऐसा है कि दो गोलाकार चालक है, दो गोलाकार चालक है बी और सी, दो गोलाकार चालक है, एक गोलाकार चालक है बी, एक गोलाकार चालक है सी, दोनों समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित। मान लो ये भी आवेशित, इसका आवेश भी मान लेते हैं क्यू, इसका आवेश भी मान लेते हैं क्यू क्यू, उनको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, उनको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, इसका आवेश मैंने क्या मान लिया क्यू। तो वो दोनों कितने बल से, दोनों F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इस टाइम इनके बीच में जो बल है वो कितना है F, F बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 यानी दोनों सेम है, क्या हो गया क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये है पहला केस। फिर क्या कर रहा है, एक अन्य अनावेशित एक, ठीक है, तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, आकार और आकृति में तो वो बराबर इन्हीं के समरूप है परंतु अनावेशित है। परंतु क्या है वो अनावेशित। मान लो तीसरा चालक गोला ए है, वो अनावेशित है, ठीक है, लेकिन इन्हीं के समरूप है। पहले उसको बी के संपर्क में लाते हैं, इसको क्या किया, पहले बी के संपर्क में लाए, किसके संपर्क में लाए, बी के संपर्क में लाए। तो बी के ऊपर आवेश कितना है क्यू, इसके ऊपर आवेश कितना है जीरो। अभी दोनों क्या होंगे, समान रूप से आवेशित हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा क्यू बी बराबर क्यू ए बराबर दोनों का यानी क्यू प्लस 0/2 यानी क्यू बाई 2, यानी ये आ गया क्यू इसका मान, इन दोनों बराबर रूप से आवेशित हो। अब क्या कर रहा है, इस चालक ए को यहां से उठा के अब सी के पास में ले जा रहे हैं। अब इसको यहां से उठा के किसके पास में आ रहा है, सी के पास में। अब देखिए अब अनावेशित नहीं है, इसके ऊपर आवेश कितना आ गया Q/2 और इसके ऊपर आवेश कितना था पहले से ही Q था। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, चालन द्वारा आवेशन होगा, तो आवेश क्या होगा, दोनों में बराबर रूप से बट जाएगा, यानी QC बराबर QA कितना आएगा, वो इन दोनों का योग मतलब एवरेज दोनों में बटेगा बराबर से। तो कैसे बटेंगे, Q प्लस Q/2 का आधा, यहाँ से लघुत्तम आएगा, क्या बन जाएगा 2Q लघुत्तम यानी 2Q प्लस Q बटा 2 और नीचे बटा 2, क्या बन जाएगा 2 नीचे 3Q/4। अब इनके बीच में क्या बताना है कि देखिए अब बी के ऊपर आवेश कितना आ गया Q/2 और सी के ऊपर आवेश कितना आ गया 3Q/4, आया कि नहीं आया, QC बराबर QA। तो अब बी और सी के बीच में बल क्या होगा, इसको आपने F बोला है, तो मान लो इस बार इसके ऊपर आवेश कितना है, बी के ऊपर तो Q/2 और सी पे कितना है 3Q/4। अब इनके बीच मान लेते हैं बल कितनी है, F डैश ऐसा मान लेते हैं और उतनी ही दूरी पे रख दिया, उतनी ही दूरी पर रख दिया, तो मान लेते हैं ये दूरी उतनी ही है आर, ये भी कितनी मान ली अपन ने आर। अब बल का मान क्या होगा, के फॉर्मूले में आता है, Q1 कितना है Q/2, Q2 कितना है 3Q/4 और दूरी कितनी है इनके बीच में आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, देखिए F डैश बराबर के क्यू स्क्वायर 3 नीचे 2 × 4 8, तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, ऊपर आ गया 3Q² नीचे 8/r², तो क्या बन गया 3/8 3/8 और क्या बन जाएगा KQ² अपॉन r²। तो अब तो क्या हो गया, बल का मान देखिए F डैश क्या हो गया 3/8 और KQ² अपॉन r² किसके बराबर है, F के बराबर, तो क्या आएगा 3/8 F, यानी पहले का 3/8 गुना हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ये सवाल 2 बार पूछा जा चुका है, एक में 2004 में और जेईई में 2018 के अंदर। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6, एक मिनट किया जाता है। देखिए सवाल ये आपने पोज कर लिया नोट करके। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 इसको साफ कर रहा हूं मैं। देखिए बच्चों सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 क्या है, 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखें, वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए और डायग्राम दे रखा है। डायग्राम कैसे रखा है कि एक वर्ग है, क्या एक वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है, ये इसकी बोल रखी है, ये सिरस A है, ये सिरस B है, ये सिरस C है, ये सिरस D है। यहाँ पे आवेश रखा है +Q, यहाँ पे आवेश रखा है -Q, यहाँ पे आवेश रखा है +2Q और यहाँ पे आवेश रखा है -2Q। तो इनकी वजह से वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, उसने Q का मान रखा कितना
क्यू का मान सवाल में बोला गया है 0.02 माइक्रोकुलम, 0.02 माइक्रोकुलम। और वरक की जो भुजा है बिंदु आवेश 2 सेकंड, जो वरक की भुजा है वो दे रखी है आपको। मान लो भुजा ए है, उस ए का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर एंड 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये दे रखा है। अब बताना क्या है, आपको इस वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो पहली बात, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। वर्ग के विकर्ण वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं, है ना। ये 10th में पढ़ा होगा कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो देखिए मान लेते हैं ये दूरी कितनी, ये दूरी वैसे तो बराबर होगी भाई, ये टोटल होती है √2, ये टोटल क्या होती है √2 है, तो ये कितनी होगी a/√2, कितनी होगी a/√2। कौन सी, ये वाली OB, इसको अगर O बोलते वर्ग के केंद्र को, a/√2 कैसे, वर्ग का विकर्ण √2 है का आधा कितना होगा √2a, नीचे √2 को √2 × √2 अगर लिखेंगे अपन तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या आएगा a/√2 आएगा। तो ये भी कितना होगा a/√2, ये भी कितना होगा a/√2। और इधर की अगर बात करें ये दूरी भी कितनी हो, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ ये जो दूरी है वो क्या है, ये भी मान लेते हैं r, 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 सारे बराबर होंगे। अब देखिए क्यू की वजह, इस a की वजह से ये क्या है माइनस, तो माइनस में विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है, अंदर की ओर, कहाँ होता है अंदर की ओर। तो a पर स्थित आवेश -2q के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा E, क्या आएगा उसका परिणाम k × 2q/r²। लेकिन दिशा क्या होगी उसकी OA की ओर, कहाँ होगी OA की ओर। कोई डाउट इसके अंदर, क्योंकि ये तो हो गया बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है kq/r², लेकिन माइनस आवेश के अंदर विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है अंदर की ओर। तो दिशा कहाँ होगी, दिशा उसकी होगी O से A की ओर, O से A की ओर। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसके जस्ट सामने वाले को देखूं, यानी मैं बोल देता हूँ EC, क्या बोल दूं EC, तो C पर क्या होगी दिशा, क्या होगी O से C की ओर। परिणाम क्या हो सकता है kq/r², दिशा की बात करें तो ये O से A, तो होगी OC की ओर। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए बच्चों ये जो है ये इसका जस्ट डबल आ रहा है, ये इसका जस्ट क्या आ रहा है, अगर मान लो ये E के बराबर, तो ये किसके बराबर 2E के बराबर है, 2E के बराबर। क्लियर यहाँ तक। इसी प्रकार अगर मैं इसको देखूं, इसका एक डायग्राम मैं तो बना रहा हूं कि मान लो ये वर्ग है, मान लो ये वर्ग, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। वर्ग का केंद्र, ये वर्ग का केंद्र O, इधर मैंने इसको E मान लिया, इसको मैंने क्या माना, दिशा इधर नहीं, दिशा इधर, दिशा कहाँ जाएगी उसकी, दिशा जाएगी इसकी O से C, O से C माइनस है ना, इधर जाएगी O से C। अगर ये E है तो देखो ऊपर कितना है 2E है, कैसे पता चल रहा है, ये कितना है kq/r², तो ये कितना है 2। अगर मैं इस 2 को यहाँ ले आऊं तो देखो 2kq/r², ठीक है। यहाँ तक ये ऊपर इसका डबल, तो 2E ऊपर है, ठीक। इसी प्रकार अब इसको देखो B पर, यानी B की वजह से O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी kq/r², यानी Q कितना है यहाँ पे 2Q है, तो 2Q/r², लेकिन दिशा की बात करें तो दिशा, ये कौन सा आवेश है प्लस, प्लस से क्या होती है भाई O से D की ओर, यानी OD की ओर, OD की ओर, किसकी ओर OD की ओर। तो क्या बन जाएगा ये OD की ओर, ठीक है। इसी प्रकार जो D पर आवेश है, D पर इसके जस्ट सामने जो D पर आवेश है +Q, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र का है भाई बाहर, दिशा क्या होगी, परिणाम क्या होगा उसका kq/r², लेकिन दिशा क्या होगी D से O, D से O, ये O से D की ओर है, तो क्या होगी D से O, DO की ओर, DO की ओर। आप इसको चाहो तो B से O बोल दो, O से D बोल दो, बात तो वही आ रही है ऐसे में, ठीक है। और इसकी वजह से इधर, जब इसकी वजह से इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखें तो देखो ED का परिणाम कितना है, इस ED का डबल है, मतलब ये इधर अगर 2E है, इधर कितना है E है, तुम यहाँ लिखा हूं, अगर इधर 2E है, इधर कितना है E है, तो नेट कितना बचा, देखो 2E ऊपर E इधर, तो नेट किधर बचा ऊपर की ओर, कितना बचेगा E बचेगा, कितना बचेगा E। और इधर कितना है E, इधर कितना बचा 2E, तो इधर कितना बचेगा E, और इन दोनों के बीच कौन सा डिग्री है 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा E नेट। ये क्या आ जाएगी अपनी E नेट, इनके
बीच से, इनके बीच में से। क्यों जाएगी कि जब भी दो सदिशों का परिणाम, जब भी दो सदिश परिणाम में बराबर होते हैं तो उनका परिणाम कहाँ से आता है, बिल्कुल बीच में से, मिडिल में से। तो ये कहाँ जाएंगे, बीच में से इधर जाएगा। तो देखिए ई नेट क्या बन जाएगा, दो सदिश है, इनका परिणाम क्या है, ई और ई, ई और ई। तो कैसे निकालेंगे, ई नेट कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर, ई नेट क्या आएगा, वर्गमूल के अंदर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी √2e। और ए का मान कितना आएगा, ई का मान के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो ई का मान आएगा यहाँ पे √2 अपॉन आर। और आर को अपन, आर का मान एक्चुअल में क्या है, आर का मान यहाँ पे क्या है, a/√2। a/√2 अपन ने पहले इसलिए नहीं लिखा कि बार बार a/√2 लिखना पड़ता है, उसको सिंपल मैंने क्या मान लिया था, आर मान लिया था। यहाँ पे रख दो। ई नेट का मान क्या देगा, ई नेट का मान आएगा √2k, के का मान रख देते कितना, 9 × 10⁹ क्यू का मान देखा 0.02 माइक्रो कूलम यानी 0.02 माइक्रो 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और नीचे आर, आर मतलब a/√2 का वर्ग। तो बन जाएगा √2 × 9 हल कर लेते हैं। देखो 9 × 9, इसको लिख देता हूँ 2, कितना लिख दूँ इसको 2, लिख दे 2। तो 2 × 0.02 यानी 10⁻⁻2, ये बन जाएगा 10⁻⁸। नीचे से क्या बनेगा, तो नीचे a/√2 का वर्ग, तो क्या बन जाएगा a²/2। तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ से 2 और नीचे क्या बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ a²। और उस a² का मान यहाँ रख देते हैं अपन, a² का मान कितना आएगा, √2 × 9 × 10⁹ 9 × 2 × 10⁻⁸। और a का मान कितना है, a का मान देखा 2 × 10⁻2 का वर्ग, 2 × 10⁻2 का वर्ग। तो ये बन जाएगा कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, कितना, कुछ गलती तो नहीं हुई ना, √2 √2 वहां से आ गया, दोनों 90 के। ये कैसे है पता चल गया ना, दोनों 90 पे, तो वो cos 90 वाली टर्म 0 हो गई, इसलिए आ गया। रूट के का मान ये, क्यू का मान ये, 2 × 10⁻2 और एक तो ये भी तो ना, ये वाला तो देखिए 2 × 2 कितना 4, 2 का वर्ग कितना 4 तो गया, ऊपर कितना बचा 9√2, कितना बचेगा यहाँ लिख रहा हूँ 9√2 घातों की 9√2 घातों की बात करें तो 10⁻9 ऊपर 10⁻⁸ कितना हो जाएगा 10⁻1 नीचे 10⁻2 का वर्ग 10⁻4 ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻5, तो 10⁻5 तो 9√2 10⁻5 और मात्रक न्यूटन पर कूलम। और दिशा की बात करें तो दिशा कहाँ आ रही है नेट की, ये आ रही है, कौन सी आ रही है, ये ई नेट है। तो दिशा क्या होगी, बी ए के समांतर बोल दो, चाहो तो बी यानी बी से, देखो कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है इधर, तो बी से ए की ओर यानी बी ए के समांतर बोल दो, चाहो तो सी डी के समांतर बोल दो। दिशा है यहाँ पे, आप चाहो तो बी ए के समांतर लिख दो और आप चाहो तो सी डी के समांतर लिख दो। यहाँ पे आएगी किसके समांतर, बी ए के समांतर, बी ए के समांतर। क्लियर, तो ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 करवाते हैं। 15 दो वीडियो में कर लेंगे, एक में 7 तक करवा लेते हैं और एक में 7 से आगे वाले करवा देते हैं ना। एक सवाल और करवाते हैं फिर आगे वाले एक दूसरे वीडियो में, इससे अगले एक वीडियो और बनाते हैं इसका, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 देखिए, या आप पॉज के नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि ये इधर क्यों जा रहा है उधर क्यों जा रहा है। फिर भी नहीं आया तो एक बार वापस ही वीडियो को सुनिए, वैसे तो आ जाएगा, तब है नहीं अपन, आप सब इंटेलिजेंट हो वैसे सारे सारे। तो सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 क्या है, विद्युत आवेश Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है, दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कि विद्युत आवेश से Q आवेश है उसको दो भागों में बांट के, Q1 और Q2 दो भागों में बांट के परस्पर r दूरी पर रखा गया है, तो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, तो ये निकालना है। तो देखिए इसको हटा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखा है, एक विद्युत आवेश है Q, इसको दो भागों में बांट दिया। तो मान लेते हैं कि माना कि पहला भाग क्या है, माना कि प्रथम भाग एक्स अपने सब मान लेते हैं कि माना कि
प्रथम भाग बराबर x। दो भागों में बांट रहा है, अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग कितना होगा q माइनस एक्स। इसी q को दो भागों में बांट रहा है, द्वितीय भाग क्या बन जाएगा, द्वितीय भाग बन जाएगा कितना, द्वितीय भाग बन जाएगा q माइनस एक्स। कितना बन जाएगा q माइनस एक्स। अब क्या कर रहा है, इनको परस्पर r दूरी पर रख रहा है। अब बल दोनों के बीच में कौन सा होगा, प्रतिकर्ष होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों समान रूप से आवेशित है। इनको परस्पर r दूरी पर रख दिया गया। ऐसे कर दिया कि ये x है और ये q माइनस एक्स है और इनके बीच की दूरी क्या है r। तो प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, तो हमने किसका मान निकालना है, f का। f का मान क्या है यहाँ पे, k इंटू Q1, Q1 कितना है x, Q2 कितना है q माइनस एक्स, उनके बीच दूरी कितनी है r स्क्वायर। अब देखिए ये आ गया f, ये किसका मान आ गया, f का मान कितना आ गया, k x q माइनस एक्स अपॉन r स्क्वायर। ये बोल रहा है प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। तो जब भी बच्चों पर अधिकतम और न्यूनतम निकालते थे तो अपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था मैथमेटिकल टूल के अंदर, गणितीय जो अपने टूल थे उनके अंदर, कि अधिकतम और न्यूनतम करने के लिए अपने क्या करते थे, अवकलन करते थे। क्या करते थे, अवकलन। जैसे dy बाई डी एक्स, डी है ना, इसका मतलब क्या है, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे x क्या है, चर। तो यहाँ देखिए ये क्या है, नियतांक, r क्या है, दूरी, वो भी क्या है, फिक्स है, q भी क्या है, फिक्स। तो चेंज कौन हो सकता है, x। तो अधिकतम बल के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जो चर है उसका इस f के मतलब इस f का उस चर के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए क्या करेंगे, अधिकतम बल के लिए अपन करेंगे df बाई dx बराबर 0। ये अधिकतम और न्यूनतम निकालने का तरीका होता है। df बाई dx बराबर 0, अपन इसको 0 करते हैं, फिर जैसे मैथ से पढ़ते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो मान क्या होगा, न्यूनतम होगा, अगर ये लेस देन 0 मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ऐसे तरीका है। मैंने आपको अच्छा वीडियो यूट्यूब में नहीं पढ़ाया, वैसे क्लास पढ़ा देंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर, इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे अधिकतम न्यूनतम, जो 11th की फिजिक्स है उसके ऊपर वीडियो अपन जल्दी बनाने वाले हैं वैसे। देखिए यहाँ पे df बाई डी, तो क्या करना है, df बटा dx बराबर 0। x के सापेक्ष क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे चर ही x है इसलिए x के सापेक्ष करना पड़ेगा। इसका क्या करना है, अवकलन, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा d बाई डी एक्स के, यहाँ पे क्या आ रहा है x q माइनस एक्स आर स्क्वायर बराबर क्या करना है 0। तो देखिए k कांस्टेंट बाहर आएगा, r कांस्टेंट बाहर आएगा, तो बचेगा अंदर d बाई डी एक्स। अंदर देखो इस x को गुणा कर दिया अंदर, तो qx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये कोई कांस्टेंट, ये किस में जाएगा, गुणा में, 0 इंटू कुछ भी 0, ये कहाँ से जाएगा 0 के अंदर। तो बचा क्या, d बाई डी एक्स qx माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है। देखो यहाँ पे मैथ्स वाले आप वैसे भी कर सकते हो, एक बार जैसे दो फलन है u इंटू वी मान के भी कर सकते हो। मैंने इसको अंदर गुणा कर दिया, भाई आसान हो गया, x की घात n वाला। आप जानते हो d बाई डी एक्स एक्स की घात n का अवकलन क्या होता है, n आगे n x n माइनस 1, और d बाई डी एक्स एक्स की घात 1 का अवकलन 1 आगे, इसमें से 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स की घात 0। तो एक्स की घात 0 का मान कितना होगा 1। तो एक्स की घात 1 का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा बराबर q, इसका अवकलन, भाई इसका अलग अवकलन होगा, इसका अलग अवकलन होगा, तो इसको अलग कर दो चाहो तो d बाई डी एक्स इसका अवकलन qx का अवकलन माइनस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन बराबर 0। तो q इसका अवकलन क्या आएगा 1, इसका क्या होगा 2x बराबर 0। तो q माइनस 2x बराबर 0। तो q बराबर क्या आ जाएगा 2x। तो x बराबर क्या आ जाएगा q बाई 2। तो मैंने x को माना था, पहला भाग कितना है q बाई 2, तो दूसरा ये तो क्या हो गया प्रथम भाग, प्रथम भाग बराबर q बाई 2, और द्वितीय भाग क्या हो जाएगा q माइनस x, और x का मान कितना है q बाई 2, तो q बाई 2 ये आ जाएगा q बाई 2। क्लियर यहाँ तक, तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक नोट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, अपने कितने कर लिए 7 सवाल कर लिए, जो अगले 8 सवाल है, टोटल 15 है ना, अगले 8 करवाएंगे अगले लेक्चर के अंदर। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भी वीडियो अच्छी डालूंगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब बोर्ड लेवल पे आरबीएससी के बोर्ड लेवल पे जितना भी सिलेबस है कंप्लीट डालेंगे अपन। ठीक है, और कोई आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट डाल सकते हो। ओके, धन्यवाद।